हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लखनऊ नामा अकेडमी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हमें पढ़ना है 1781 का संशोधन अधिनियम। इसके पहले आपने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको देखा था। अब हमें इसमें देखना है कि जो संशोधन अधिनियम बनाया गया था इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे और क्यों बनाया गया था, इसका बेसिकली इसकी आवश्यकता क्या पड़ी थी, इसको हम देखेंगे। तो देखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें प्रोविज़न पहला था कि जो इसमें बेसिकली वही चीज़ की गई जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियां थी। उन कमियों को सुधारने के लिए ही जो संशोधन अधिनियम है उसको लाया गया। तो इसमें देखिए, पहला आपका प्रोविज़न था कि गवर्नर जनरल की परिषद और कंपनी के जो सर्वेंट थे ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट हालांकि ज़्यादा डोमिनेंस रख रही थी गवर्नर जनरल की काउंसिल से। तो जो एक चेंज लाया गया कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें और जो कंपनी के सर्वेंट थे उनको दोनों को सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार था उससे बाहर कर दिया गया। उसके बाद दूसरा था कि जो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता थी वो सिर्फ कलकत्ता तक सीमित कर दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डोमिनेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए ये प्रोविज़न, ये चेंजेस करना आवश्यक हो गया था। इसके बाद तीसरा प्रोविज़न था कि राजस्व संबंधित मामले अब गवर्नर जनरल की परिषद देखेगी, न कि सुप्रीम कोर्ट। पहले सुप्रीम कोर्ट जो थी वो गवर्नर जनरल पे ज़्यादा डोमिनेंस रख रही थी और वो सारे मामले सुप्रीम कोर्ट देख रही थी, लेकिन अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी गई। चौथा प्रोविज़न बनाया गया कि हिंदू मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ही सुनवाइयाँ होगी। जैसे पिछले में आपने देखा था कि हिंदू और मुस्लिम के जो पर्सनल लॉ थे उसको भी इंटरफियर किया गया था, लेकिन अब जो चेंज किया गया कि इसमें ये कहा गया कि हिंदू मुस्लिम के पर्सनल लॉ के हिसाब से सुनवाई होगी। इसके बाद देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। इसका प्रभाव ये पड़ा कि भारत में पहली बार कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण किया गया। कार्यपालिका मतलब वही COD एंड देखिए, पहली बार कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो चेंज, जो पृथक्करण किया गया वो था कि इसमें COD और जो सुप्रीम कोर्ट थी दोनों की जो शक्तियां थी उनको स्पष्ट विभाजित कर दिया गया। इसके बाद जो गवर्नर जनरल की परिषद में सुप्रीम कोर्ट की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी पहले बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन अब क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद को ज़्यादा पावर दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट का डोमिनेंस ख़त्म कर दिया गया एक तरह से। तो ये हुआ आपका 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद जो आपके सिलेबस में है, जो इसको पूरा अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, वो है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट की पृष्ठभूमि कहाँ से बनी, क्यों पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया, इसकी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको इसके प्रोविजंस बताऊँगा। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना वो व्यापार के साथ साथ अन्य भी प्रशासनिक कार्यों में लगी हुई थी। और 1784 के दौरान, उससे पहले 1776 से 1782 में जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए, आंग्ल मराठा युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति पूरी तरह से जर्जर हो गई, क्योंकि आंग्ल मराठा युद्ध की जो गुरिल्ला वारफेयर की जो उनका जो वार करने की जो एक नई तकनीकी थी, उससे उनका जीतने का लक्ष्य नहीं होता था, कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुंचाने का। तो मराठाओं ने कंपनी को पूरी तरह से नाको चने चबा दिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब क्षति, उसकी पूरी आर्थिक स्थिति क्षति हो गई, तो उसे 10 लाख पाउंड का लोन लेना पड़ा। अब 10 लाख पाउंड का लोन लेने के लिए जब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गई तो उस समय चार्ल्स नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन की सरकार थी। इसमें चार्ल्स जो फॉक्स थे वो उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 10 लाख पाउंड ऋण देने से पहले एक अधिनियम पेश किया कि ये जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सच में ये ऐसा क्यों उसके साथ हो रहा है कि हमेशा हर साल वो डिप्ट में जा रही है, ऋण में जा रही है। तो
ईस्ट इंडिया कंपनी की लॉबी इतनी स्ट्रांग थी कि पार्लियामेंट में उसकी इतनी अच्छी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स थे उनकी पहुंच थी कि लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की जो गवर्नमेंट थी ना वो अल्पमत में आ गई और विधेयक पास नहीं हुआ। जब विधेयक पास नहीं हुआ तो इनकी सरकार गिर गई और फिर आई विलियम पिट्स की सरकार। तो विलियम पिट्स प्रधानमंत्री बने और इन्होंने सारी स्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए एक अधिनियम पास किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 लाख पाउंड का लोन दे दिया, ऋण दे दिया। इसलिए इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम आते हैं कि इसके प्रोविज़न को देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो ये वाला पिट्स ने जो अधिनियम बनाया उस पर क्या क्या प्रोविजंस थे। तो सबसे पहले देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर द्वैत शासन लागू होगा, डायरकी लागू हो गई। वो कैसे? दो चेंजेस किए गए। पहली चीज़ तो ये थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले से चल रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ बनाया गया? तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाया गया। अब बोर्ड ऑफ पार्लियामेंट की बॉडी क्या थी, कितने मेंबर्स इसमें हुआ करते थे, ये देख लेते हैं। तो देखिए, जो इंग्लैंड में चेंज लाए गए उसमें था कि इंग्लैंड में ये चेंज लाया गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, नियंत्रक मंडल जिसको कहते हैं, इसमें 6 सदस्य रखे गए। कितने सदस्य? 6 सदस्यों को मनोनीत किया गया, जिसमें उसका एक अध्यक्ष था जिसको राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा गया, एक वित्त मंत्री, एक विदेश मंत्री, इनको पदेन सदस्य ये हुए, और 4 अन्य सदस्यों को कमिश्नर का नाम दिया गया। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बेसिकली जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, इसको कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया। ठीक है, अब हम देखिए दूसरा प्रोविज़न इसके बाद क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नियंत्रक मंडल था, इसका काम क्या क्या निर्धारित किया गया। ये गवर्नर जनरल का चुनाव करता था, कंपनी के सारे रिकॉर्ड भी रखने लगा, और राजस्व और सिविल अधिकारिता भी इसके हाथ में आ गई। तो कहीं ना कहीं अब जो था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक तरह से अधिकार क्षेत्र था, वो धीरे धीरे अब किधर जा रहा था, धीरे धीरे एक पद की तरफ बढ़ रहा था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश किंग की तरफ जा रहा था। अब देखिए इसके अब क्या चेंज किए गए। नेक्स्ट प्रोविज़न, अब कुछ चेंजेस ऐसे ही भारत में भी किए गए। ये तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाया गया, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसमें क्या क्या चेंज किए गए उसको भी देखिए। इसमें जो कंपनी के जो अधीन क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित कर दिया गया। मतलब कहा गया कि अब तक कंपनी के अधिकार क्षेत्र में जो जो भी भारत के कंस्टिट्यूंसी आती थी वो सब ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र भी कहलाएंगे। और जो गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य घटा दिया गया। पहले 4 सदस्य होते थे गवर्नर जनरल के काउंसिल में, अब उसमें से घटा के 3 कर दिया गया, और कहा गया कि एक जो सदस्य होगा वो किंग की सेना का सेनापति होगा। एक सदस्य उसमें क्या होगा, वो किंग की सेना का सेनापति होगा। इसके बाद गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट की शक्ति दे दी गई। जो गवर्नर जनरल था, कास्टिंग वोट की शक्ति दे दी गई। उसने इसमें कहा गया कि अगर मान लीजिए कि 3 मेंबर हैं, उसमें अगर एक भी गवर्नर जनरल के साथ में है तो ये अपना वोट, इसको 2 अलग अलग हैं, एक इसके साथ है अगर, तो गवर्नर जनरल इसको वोट करके अपना कोई भी फैसला अपने पक्ष में रख सकता है। ये कास्टिंग वोट, गवर्नर जनरल को एक शक्ति दे दी गई कास्टिंग वोट की। उसके बाद एक प्रोविज़न बनाया कि बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी, इन दोनों को बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया। मतलब ये कहा गया कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो बॉम्बे और मद्रास दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसी पे क्या करेगा, रूल एक तरह से कंट्रोल करके रखेगा। ये हो गया। फिर गवर्नर जनरल की काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, वो अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सबऑर्डिनेट हो गई। मतलब गवर्नर जनरल की काउंसिल अब 2 लोगों के कंट्रोल में आ गई। इस पे BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी नियंत्रण था, और उस पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का भी नियंत्रण था। ये हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पे नकेल कसना चालू कर दी थी। इसके बाद अब देखते हैं कि ये जो पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया, इसकी कमियां क्या रह गई।
इसमें कमी ये थी कि गवर्नर जनरल पर दो जो कंट्रोल थी, गवर्नर जनरल पर दो कंट्रोल बॉडी बना दी गई। वही अभी जैसे मैंने जस्ट बताया, पहली क्या थी, सीओडी पहले से जो थी, और दूसरी बीओसी। इन दोनों का कंट्रोल इस पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था ना कि जब ये ऐसी बॉडी बनाई गई तो गवर्नर जनरल को एक लूप होल भी मिल गया। ये चाहता तो इन दोनों को, ये ऐसा हो भी रहा था कि इन दोनों बॉडी को ये कहता था कि नहीं, इनने ऐसा कह दिया, इनने ऐसा कह दिया, और दोनों को आपस में लड़ा देता था गवर्नर जनरल। अब देखिए गवर्नर जनरल को बहुमत के खिलाफ मतलब नहीं जाने की ये एक वो थी कि जो गवर्नर जनरल दूसरा कमी क्या था कि जो गवर्नर जनरल था वो बहुमत के खिलाफ नहीं जा सकता था। जो भी उसकी जो काउंसिल होगी, काउंसिल में जो बहुमत होगा वो उसी पे रहेगा, अपने मन से और अपने कुछ डिसीजंस नहीं उस पर इम्पोज कर सकता है वो। तो ये कुछ कमियां रह गई। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हमारा जो चार्टर एक्ट आएगा उसमें इन कमियों को सुधारने के लिए नए प्रोविजंस बनाए जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।